स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑर्डर 6 की। ये हमारे लॉग गेट के हवाले से ऑर्डर 2 बनता है, लेकिन अगर सीपीसी को देखा जाए तो ये ऑर्डर 6 बनता है। लेकिन जब भी ऑर्डर 6 की बात होती है तो ये प्लीडिंग इसको कहा जाता है। और अगली बात आपको बताता चलूँ कि ऑर्डर 6 पर भी हमारा एक डिटेल्ड ऑर्डर पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, लेकिन इसमें हम जस्ट उसके उर्दू कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि आपको इसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर भी हमारा मौजूद है। ये है जी प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब है ड्राफ्टिंग, और जब भी प्लीडिंग की बात आएगी तो प्लीडिंग में दो चीज़ें आएंगी। ऑर्डर 6 का रूल 1 यानी प्लीडिंग, जब भी प्लीडिंग की बात आएगी इसमें दो चीज़ें हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी दावा और जवाब दावा। ठीक है, जैसे कहते हैं शिकवा और जवाब शिकवा। ये जी हमारा रूल 1 है। रूल 2, रूल 2 की बात करें, प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। इसको पढ़ते वक्त मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि ऑर्डर 41 आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, ऑर्डर 6 का रूल 2 कहता है प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, यानी जो ऑर्डर 6 है वो ये बताता है, उसका रूल 2, कि जो प्लीडिंग होगी उसमें सिर्फ केस के मेन पॉइंट्स होने चाहिए, शहादतें, एविडेंस वगैरह शामिल नहीं होने चाहिए, बस केस का मेन मुद्दा होना चाहिए जी, बेसिक चीज़ें जो केस के हैं। बाकी जो उसके सबूत व गवाह है ना, वो आगे जाके प्रोसीजर आएगा, वो तब दिए जाएंगे। अब हमारे साथ है जी रूल 3 फॉर्म ऑफ प्लीडिंग। जो प्लीडिंग है इस पर जो फॉर्म एप्लीकेबल होता है, सीपीसी के लास्ट पे कुछ अपेंडिक्स हैं, तो इसका फॉर्म अपेंडिक्स नंबर ए एप्लीकेबल होगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है या नहीं एप्लीकेबल हो सकता तो फिर इससे मिलता जुलता कोई अपेंडिक्स एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है जी हमारे पास रोल नंबर 4। आपको कभी कभी रोल नंबर सुनने के बाद वो चीज़ याद आ जाती होगी, रोल नंबर 4 हाजिर होता है ना। अच्छा, पार्टिकुलर टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। इसमें यह है कि वो केस के मामलात, वो पार्टिकुलर जो केस के मेन फैक्ट्स हैं वो बताने ज़रूरी हैं। यानी आपके साथ केस में धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, किसी ने आपको चीट की है, तो वो जो भी आपके साथ मैटर हुआ है ना एक केस में, वो लिखना ज़रूरी है प्लीडिंग में। ठीक है, हसनैन साथ साथ नोट करते जाओ, किसी की पकती हुई खिचड़ी नहीं खाते। रूल 5 रूल 5 हमें बताता है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स। एक प्लीडिंग आपने तैयार कर ली है, आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी चाहिए, तो आप उसको मज़ीद बेहतर और जो मज़ीद कोई नया पॉइंट अराइज हुआ है उसको भी ऐड करवा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। उसके बाद है जी रूल नंबर 6 कंडीशन प्रेसिडेंट्स। कंडीशन प्रेसिडेंट्स की हम अगर बात करें तो ये हमारी कुछ सेटल्ड चीज़ें हैं, ये हमारे रस्म और रिवाज भी हो सकते हैं, ये हमारे सेटल्ड लॉ भी हो सकते हैं, जिनको हम एज ए कंडीशन और एज ए प्रेसिडेंट या एज ए रवायात इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चीज़ उनमें आती है तो उनको मेंशन करना भी ज़रूरी। रस्म और रिवाज, प्रेसिडेंट जो आपकी पिछली रवायात होती हैं जो सेट हुई होती हैं। हमारी एक बड़ी गंदी रवायात है मुआशरे की, जहेज़ देना, ये बेसिकली रवायत है, कस्टम है, कंडीशन है प्रेसिडेंट। उसके बाद है जी रोल नंबर 6, हाँ 7, रोल नंबर 7 सॉरी, डिपार्चर। इसमें यह कहता है कि जितने भी आपके एलिगेशन हैं, आपने एक प्लेंट तैयार की है, वो दायर की है, चाहे प्लीडिंग है चाहे रिटन स्टेटमेंट है, वो दायर कर दी है।
अगर आपने उसको अमेंड करना है तो ठीक है, अगर आप उसको अमेंड नहीं करते तो वो आपकी पिछली प्लीडिंग को ही तसव्वुर कर लिया जाएगा, यानी वो ही एज ए डिपार्चर वो ही मनोमान तस्लीम कर ली जाएगी। उसके बाद जी हमारे पास रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमें बताता है डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने ए और बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गए, इट मीन्स कि आप कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर गए, ब्रेक कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट या डील जो भी है आपके दरमियान एग्रीमेंट था। अब इट डजंट मीन कि आप लॉ को भी वायलेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से आप डिनाइल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बीच जो लॉ है उससे आप नहीं भाग सकते, लॉ आपके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा ही करेगा। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसको लॉ डील करता है, तो आप उसकी लेन देन से मुकर सकते हैं, लॉ से नहीं मुकर सकते। बात समझ आ गई? अब हमारे पास है रोल नंबर 9। रोल नंबर 9 हमें बताता है इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, यानी जो डॉक्यूमेंट पर आप रिलाय कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट की आप बात करें, कोई डॉक्यूमेंट है इधर, हाँ इधर मेरे पास पड़ा हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं अगर वो डॉक्यूमेंट आपने साथ अटैच किया हुआ है तो तब आपको उस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास है क्रिश्चियन मैरिज सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या है, आपने एक दावा किया है कि जी हमारा निकाहनामा साथ अटैच है। जब निकाहनामा साथ अटैच की बात कर दी है ना, तब इसमें जितने कॉलम हैं, जितनी बातें हैं, वो सारी दावे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट पर आप रिलाय कर रहे हैं वो जब साथ लगा हुआ है तो उसको मन्नो अन दावे में, रिटन स्टेटमेंट में या प्लेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका उसमें जस्ट जिक्र कर देना इसका काफ़ी है कि ये डॉक्यूमेंट है हमारा, ये आपके दावे के साथ कॉपी लगी हुई, ठीक है। जो चीज़ साथ अनेक्स है उसकी डिटेल एक प्लीडिंग में देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास है जी रोल नंबर 10। रोल नंबर 10 हमारे पास है जी मैलिस नॉलेज। आपके पास एक नॉलेज आ जाता है, आपको एक चीज़ का इल्म हो जाता है, अदराक हो जाता है कि ये फ्रॉड है, ये गलत है। मैलिस का मतलब होता है गलत, रॉन्ग, ख़राब। एक चीज़ का इल्म हो जाता है, जो भी है इसको साइलेंट कर लो, इल्म हो जाता है, तो उस चीज़ को प्रूव करना अदालत का काम है कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली चल रहा है, चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है। आप उस इल्म के बिहाफ पर उस पर केस कर सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो, प्रूव करना बाद की बात है, ठीक है। नोटिस। अब ये जो रूल नंबर, सॉरी इधर लिख लें पहले, अब जितना भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एलिगेशन है, कोई मैटर है, वो तभी अराइज होगा जब दूसरे बंदे के भी नोटिस में होगा। अगर आपके नोटिस में आ गया कि ये मेरे साथ हो चुका है तो ठीक है, दैट्स इट। उसको आप केस का वो क्या कहते हैं फैक्ट बनाकर सामने लाएं, प्लीडिंग में उसका जिक्र करें कि ये मैटर मेरे साथ अराइज हुआ है। उसके बाद है जी हमारे पास रोल नंबर 12, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। रोल नंबर 12 हमें बताता है कि दो पार्टियों के दरमियान आपका ताल्लुक़ है, आप एक दूसरे के साथ लेन देन करते रहें, उठते बैठते रहें, मिलते रहें, खाते रहें, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते रहें, कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज होते रहें, चाहे वो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट थे चाहे रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट था, कोई आपका लेन देन था, आप इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे बैठते थे, आपकी दावतें इकट्ठी होती थी। तो आपका जो केस है, कोई एलिगेशन है, कोई मैटर है, उसको प्रूव करने के लिए जस्ट इतना काफ़ी है कि आप इकट्ठे चल फिर रहे थे, इकट्ठे कारोबार कर रहे थे। वो सारी चीज़ों का होना एकदम ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतना है कि आप लोग इकट्ठे थे, यानी इकट्ठे थे तो कुछ हुआ भी तो होगा ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट को
डील कुछ भी केस अराइज हो गया, बात समझ आ गई। यानी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ तो एक्सचेंज होता रहा होगा ना आपके दरमियान। उसके बाद है जी रूल नंबर 13, शोर नहीं करो, साइलेंट रहो। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रूल नंबर 13 हमें बताता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। एक चीज़ के मतलब आपको पता है, एक लॉ कहता है कि अगर इसने लॉ वायलेट किया तो आपको ये फ़ायदा होगा, या आपको पता है कि प्रॉपर्टी 4 भाइयों की है तो उसका पार्टीशन होगी तो वो सबको हिस्सा मिलेगा। यानी जब एक चीज़ को लॉ प्रज्यूम जो कर लेता है ना, वो आपको लॉ को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस तरह करो। आपका मसला पार्टीशन, आप पार्टीशन का केस दायर करो। जो लॉ जानता है वो लॉ करेगा ही करेगा। लॉ को या अदालत को वो जो प्रज्यूम लॉ खुद कर लेता है ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 आपको बताता चलूं, प्लीडिंग टू बी साइंड। अब इसमें यह कहता है कि जितनी भी प्लीडिंग है, चाहे प्लेंट हो चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, वो क्या है, वो साइन शुदा होनी चाहिए। दोनों पार्टियों को कह रहा हूँ। अगर प्लेंट है तो मुद्दई की साइन शुदा होनी चाहिए, रिटन स्टेटमेंट है तो वो मुद्दा अलग की तरफ से साइन शुदा होनी चाहिए, लेकिन दोनों से, मुद्दई से भी और उसके लॉयर से भी। या अगर मुद्दई या मुद्दा अलग खुद अवेलेबल नहीं, उन्होंने अपनी जगह पे कोई बंदा अपॉइंट किया हुआ है, किसको पावर ऑफ टार्नी दे रखी है, जिसको उन्होंने पावर ऑफ टार्नी दे रखी है, उसके साइन शुदा होने ज़रूरी है, ठीक है। प्लीडिंग क्या है, साइन शुदा होनी ज़रूरी है। उसके बाद है जी हमारे पास रूल नंबर 15, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। जब भी एक प्लीडिंग होगी वो वेरीफाई होगी। एक जो भी केस बनेगा, चाहे मुद्दई की तरफ से बने या मुद्दा अलग की तरफ से जवाब आए, तो वो वेरीफाई होती है अपने क्लाइंट से, साइल से। तो वो साइल पता क्या कहता है, मेरी इस पर डिटेल वीडियो है, मैंने बताया हुआ है, लिख के बताया कि मैं बामुकाम लाहौर बैठकर, मैं आज तस्दीक करता हूँ लाहौर बैठकर कि मोरखा आज पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 5 तक मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, और पैरा नंबर 6 से 10 तक मेरे यकीन के मुताबिक दुरुस्त है। यानी ये जो वेरिफिकेशन होती है, इसको हम एक तरह से वो क्या कहते हैं कि कसम ही कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकला भी और हमारी पार्टियां भी झूठी कस्में खाने के माहिर हैं। और अगर झूठी कस्में नहीं खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। दिहाड़ी लग जाती है, मज़ा नहीं आएगा। यार दिहाड़ी का सीन क्या है, दिहाड़ी तेरे मेरे से थोड़ी लगती है। एक चीज़ ड्यूरिंग क्लास अब बता रहा हूँ, रिज़्क़ का मसला हमारा है ही नहीं, हम लोगों ने गलत लाइन पकड़ी हुई है। एक चीज़ के बारे में अल्लाह वादा ला शरीक ने कहा है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और कहीं तो ये भी आया है कि रिज़्क़ बंदे को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत का फरिश्ता ढूंढता है। यानी रिज़्क़ बंदे के पीछे दौड़ रहा है और बंदा फिर उसके पीछे दौड़ रहा है। यानी बंदे ने स्पीड तेज़ की हुई है, वो आगे पीछे दौड़ रहे हैं। यानी आप रुक जाओ यार, जो आपका है आपको मिल जाएगा, उस पर यकीन रखो। तो वो स्पीड के चक्कर में क्या होता है, हलाल भी हराम हो जाता है। तो हलाल को हलाल करके खाएं, बरकत भी होगी, आपकी सेहत में, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। इवन आपकी सेहत और इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं होगा, आपसे जो जुड़े लोग हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, इवन के आपके पेरेंट्स तक उनकी बरकत जाती हैं हलाल रिज़्क़ की। तो आप हलाल रिज़्क़ की तरफ एक दफ़ा कदम बढ़ा के देखें। और एक मज़े की और बात बताता चलूँ कि जब भी नमाज़ पढ़ें अल्लाह ताला से एक दुआ किया करें, या अल्लाह रिज़्क़ देना, हलाल देना। और दूसरी बात, किसी बंदे का मोहताज नहीं करना, ठीक है। यार आप देखना कर्म कितना होता है। तो ये थी हमारी वेरिफिकेशन।
उसके बाद है जी अब हमारे पास रूल 16। स्ट्रिकिंग आउट प्लीडिंग। अब इसमें क्या कहते हैं, अदालत को लगे कि कोई चीज़ प्लीडिंग में एक्स्ट्रा आ गई है, अजाफी आ गई है या बेफ़ायदा आ गई है, फजूल आ गई है, जो केस को लंबा करने के लिए, डिले करने के लिए जस्ट डाली गई है, जिसका केस के साथ उस तरह डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा, तो अदालत क्या कर सकती है कि उसको निकाल भी सकती है अगर, और दूसरा ये है कि अगर वो चाहे तो कुछ चीज़ ऐड भी कर सकती है। अब हमारे पास है जी रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 है जी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी स्टेज पर पार्टियों को लगे कि हमें प्लीडिंग चेंज करनी चाहिए, तब्दील करनी चाहिए, इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी चाहिए या कुछ चीज़ निकालनी चाहिए, तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अगर अदालत को एप्लीकेशन देंगे, अदालत अगर इजाज़त देती है तो उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो आगे आगे बताएगा, हम वन बाय वन करके चलते हैं। यानी आप उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं या कोई चीज़ माइनस कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ये जी क्या था हमारा ऑर्डर। अभी एक और रहता है, आगे आ गया जी रूल 18। अब रूल 18 अब इसमें ये बताता है कि अगर आपने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दी है तो अदालत ने आपको क्या किया है, 14 दिन का टाइम दिया है। 14 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी प्लीडिंग में। अगर 14 दिन गुजर जाते हैं तो आप अमेंडमेंट नहीं करते और अदालत के भी नॉलेज में वो चीज़ नहीं लाते, तो उसके बाद आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप वैसे अदालत को जाकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि माय लॉर्ड, माय ऑनरेबल जज साहब, मैं इसमें 14 दिन के अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सका, मुझे मज़ीद थोड़ा सा, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आपको अगर टाइम मिल जाता है, वो एक सेपरेट चीज़ है। अदरवाइज़ जो फिक्स टाइम है, आप कोर्ट से भी इजाज़त नहीं लेते और टाइम आपका 14 दिन का गुजर जाता है, देन आप उस ऑर्डर के बाद अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये जी था हमारा ऑर्डर 6 लॉ गैड के सेशन के लिए। हम इसको मज़ीद सिंपल कर रहे हैं और ये हमारे जो 4 अब हमने ऑर्डर रखे हुए हैं, ये हमने इसलिए रखे हुए हैं कि हमारा जो 3rd मॉक टेस्ट है उसको हम मज़ीद ईजी कर सकें। तो हमारे टेस्ट में कोई भी शामिल होना चाहता है तो नीचे नंबर हमारा मेंशन है, हमें कॉल कर सकता है।